गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग क्लास 10th की फिजिक्स में विद्युत पार्ट में हम विद्युत शक्ति के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। उसके पूर्व आपसे एक बात कर लेनी है, क्योंकि आपकी परीक्षा होने जा रही है, तो परीक्षा में जो प्रश्न पत्र बनाया जा रहा है वह प्रश्न पत्र 15 नंबर का भौतिक पार्ट का होगा। विज्ञान का पूरा 50 नंबर का प्रश्न पत्र होगा। तो 15 नंबर के पार्ट में एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा, तो लॉन्ग क्वेश्चन एक होने की स्थिति में 3 नंबर का हो जाएगा। 2 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे 2 नंबर और 2 नंबर के, तो 3, 2, 5, 2, 7 नंबर हो गए। और 8 नंबर के 8 अंक के प्रश्न जो होंगे उसमें 4 जो है वो बहुविकल्पी होगा, बहुविकल्प होगा, और 4 क्वेश्चन जो होंगे वह 4 1 नंबर के होंगे, 1 अंक के होंगे। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपकी जो परीक्षा होने जा रही है उसमें भौतिक विज्ञान पार्ट जो है वो 15 नंबर का है। 3 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन, 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन, 8 नंबर के क्वेश्चन में 4 बहुविकल्पी, 4 एक अंक के क्वेश्चन। इस प्रकार से आपको भौतिक विज्ञान का पार्ट मिलेगा। आंकिक प्रश्नों की उसमें सम्मिलितता जो है वो लगभग 40-30 का अनुपात होगा कि 60 थ्योरी और 30 जो है 40 जो है वो आंकिक का 60-40 का अनुपात रहेगा लगभग। तो आपको तो ये सिलेबस बता ही दिया गया है कि क्या चीज़ें किताबों की जो पार्ट हैं वो हैं आपके सिलेबस में, क्या नहीं है। फिर भी एक बार ध्यान दे लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोगों ने शुरुआती दौर में क्लासें ना की हों। जो पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, इस चैप्टर में आवर्धन एवं लेंस की क्षमता के प्रश्न नहीं होंगे। यद्यपि जो नेत्र लेंस का सवाल आएगा दृष्टि दोष का, उसमें क्षमता बीच में पूछ लेता है, तो उतनी चीज़ आप जानकारी रखिए कि क्षमता होती क्या है। लेकिन क्षमता के बारे में लेंस की क्षमता क्या होती है ऐसा प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा। उसमें केवल न्यूमेरिकल पार्ट में ही कुछ क्षमता के प्रश्न आएंगे। उसके अलावा जो आपका दूसरा चैप्टर है ये मानव नेत्र तथा रंगों का इंद्रधनुष, इसमें प्रकाश का प्रकीर्णन एवं दैनिक जीवन में अनुप्रयोग, जो प्रकाश का प्रकीर्णन है और प्रकीर्णन का दैनिक जीवन में अनुप्रयोग है, इससे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। और विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव और दैनिक जीवन में विद्युत धारा का दैनिक जीवन में उपयोग, ये प्रश्न आपसे नहीं पूछे जाएंगे। और आपको इस चैप्टर विद्युत से प्रश्न परीक्षा में दिए जाएंगे। तो ये रही आपके पेपर होने वाले पेपर की चर्चा में। और साथ में ही सारे बच्चों से विशेष आग्रह है कि जिस किसी की अगस्त तक की फ़ीस नहीं जमा है वो फ़ीस तुरंत में जमा कर लें, नहीं तो आपको क्लास से पृथक कर दिया जाएगा। तो जो शिक्षण शुल्क है वो आप अगस्त तक जमा कर दें। तो हम लोग चर्चा करने जा रहे थे वैद्युत ऊर्जा। वैद्युत ऊर्जा, इसके पूर्व में हम लोगों ने कहाँ तक चर्चा कर ली है? इसके पूर्व में हम लोगों ने प्रतिरोधों का संयोजन, श्रेणी और समानांतर क्रम दोनों संयोजन के बारे में चर्चा कर रखी है। तो हम चर्चा करने जा रहे हैं वैद्युत ऊर्जा के बारे में। तो वैद्युत ऊर्जा क्या होती है? तो किसी चालक में वैद्युत आवेश के प्रवाहित होने में जो ऊर्जा व्यय होती है उसे वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। क्या कहेंगे? कि किसी चालक में आवेश के प्रवाह में जो ऊर्जा व्यय होती है, उसे वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। यानी कि साधारण भाषा में कहा जाए
तो हम कहेंगे कि अगर कहीं भी चालक के सिरों के बीच विभवांतर V वोल्ट है और उस चालक से प्रवाहित होने वाला जो आवेश है वो Q है, Q कूलाम है, तो चालक में प्रवाहित जो ऊर्जा होगी वह क्या होगी, W बराबर BQ। यानी कि हम क्या कहेंगे कि यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर कैपिटल V वोल्ट तथा सिरों के बीच प्रवाहित आवेश स्मॉल q कूलाम हो तो वह ऊर्जा W बराबर हो जाता है V इंटू Q। तो क्या हुआ कि अगर किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर V वोल्ट हो और चालक से होकर के प्रवाहित होने वाला आवेश Q कूलाम हो, तो जो वह ऊर्जा होगी परिपथ में वो क्या होगी, W बराबर VQ जूल। ये क्या होगा, W बराबर VQ जूल। ठीक है, तो आपका पहला मतलब हुआ कि अगर Q कूलाम विभवांतर पर Q कूलाम का आवेश एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाए तो उसको ले जाने में जो किया गया कार्य होगा वही उसमें वह ऊर्जा होगी, और वह किया गया कार्य कितना होगा, W बराबर VQ। अब इसी के अनुसार हम कहेंगे कि एक कूलाम आवेश को 1 वोल्ट विभवांतर पर किसी चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में 1 जूल कार्य करना पड़ता है अथवा 1 जूल ऊर्जा व्यय होती है। यहां से हम क्या करेंगे, यदि V बराबर 1 वोल्ट और Q बराबर 1 कूलाम, तो W बराबर 1 जूल। यानी कि 1 जूल ऊर्जा क्या है, 1 जूल ऊर्जा 1 वोल्ट विभवांतर पर 1 कूलाम के आवेश को प्रवाहित करने में व्यय होती है। यानी कि 1 जूल ऊर्जा की हम परिभाषा कैसे करेंगे, 1 जूल ऊर्जा की वह मात्रा है जो 1 वोल्ट विभवांतर पर 1 कूलाम आवेश को प्रवाहित करने में व्यय होती है। क्या चीज है, 1 जूल ऊर्जा की वह मात्रा है जो 1 वोल्ट विभवांतर पर 1 कूलाम आवेश को प्रवाहित करने में व्यय होती है। तो ये आपका हो गया कि वैद्युत ऊर्जा का सामान्य सूत्र हो गया। अब जो वैद्युत ऊर्जा है इसको विद्युत धारा के विभिन्न पदों में व्यक्त किया जा सकता है। तो वैद्युत ऊर्जा को विद्युत धारा के विभिन्न पदों में, तो क्या होगा, वैद्युत ऊर्जा विद्युत धारा के विभिन्न पदों में, विद्युत धारा के विभिन्न पदों में तो विभिन्न पदों में व्यक्त करना है। तो पहला वाला आपके पास सूत्र आया है
कि W इज इक्वल टू V इंटू क्यू जूल। W इज इक्वल टू वी क्यू जूल, ये आपका पहला सूत्र आ गया। अब इसको हम व्यक्त करने जा रहे हैं वैद्युत ऊर्जा विभवांतर तथा धारा के पदों में। तो अगला आपका पहला हो गया कि वैद्युत ऊर्जा विभवांतर तथा धारा के पदों में तो क्या होता है, क्योंकि Q बराबर आप पढ़ रखे हैं I इंटू टी, तो क्या हो जाएगा कि W बराबर हो जाएगा, अब Q की जगह पे IT कर दो तो हो गया V इंटू आई इंटू टी, या W बराबर VIT। ये दूसरा सूत्र हो गया कि W बराबर VIT जूल। कैसे आ गया कि विद्युत धारा विभवांतर और धारा के पदों में हो गया। फिर इसी तरह से विद्युत धारा प्रतिरोध के पदों में। तो अगला टॉपिक आपका आया कि नंबर 2 विद्युत धारा प्रतिरोध के पदों में तो प्रतिरोध के पदों में लिखने के लिए हम क्या करेंगे कि ओम का नियम लगाएंगे और ओम के नियम से V इज इक्वल टू IR लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे कि ओम के नियम से क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू I इंटू R। अब जहाँ V है वहाँ IR लिख दो, तो W बराबर क्या हो गया, V की जगह पे हमने क्या लिखा I और इंटू R और इंटू I इंटू T, या W इज इक्वल टू क्या हो गया आपका I स्क्वायर RT जूल। ये आपका ये स्वरूप हो गया। ये क्या हुआ, प्रतिरोध और धारा के प्रतिरोध के पद में। ठीक है, अब अगला टॉपिक आपका आता है, धारा तथा प्रतिरोध के पद में आ गया। अब अगला टॉपिक आता है कि वैद्युत ऊर्जा विभवांतर तथा प्रतिरोध के पद में। अगला टॉपिक आपका आता है वैद्युत ऊर्जा विभवांतर तथा प्रतिरोध के पद में। तो वैद्युत ऊर्जा विभवांतर तथा प्रतिरोध के पद में। तो क्या करेंगे आप, क्योंकि आप जानते हो कि V इज इक्वल टू होता है I इंटू R, या I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V अपान R। इस वाले सूत्र में W का मान रख दो, तो W इज इक्वल टू क्या हो गया, I की जगह पे क्या लिखोगे V अपान R का होल स्क्वायर और इंटू R और इंटू T, इम्प्लाई दैट, तो ये हो गया B स्क्वायर बटे R स्क्वायर और इंटू R और इंटू T, R स्क्वायर से ये कट जाएगा, तो आपका फार्मूला आ जाएगा W इज इक्वल टू हो जाएगा V स्क्वायर बाई R और इंटू T। ये आपका जूल में आया अगला फार्मूला। तो ये आपका विद्युत धारा का विभिन्न पदों में
समीकरण निकल के आ गया। अगर इन सारे को एक साथ हम एक जगह लिख करके याद करने का प्रयास करें तो हम ऐसे लिख सकते हैं। इन सभी पदों को एक साथ लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे कि W बराबर, पहला सूत्र आपका आया था VQ बराबर आया था VIT बराबर आया था आपका तीसरा वाला I स्क्वायर RT, चौथा वाला आपका आया था I स्क्वायर RT के बाद V स्क्वायर T बाई R। ये आप एक साथ लिख करके इन सारे समीकरणों को एक साथ में याद कर सकते हैं कि W बराबर BQ, W बराबर VIT, W बराबर I स्क्वायर RT, W बराबर V स्क्वायर T बाई R। ये सब के सब क्या हैं? जूल। ऊर्जा है तो ऊर्जा का मात्रक क्या होगा? जूल होगा। तो इन पर आपको न्यूमेरिकल प्रश्न मिलेंगे, इनको आपको हल करना होगा। अब अगला टॉपिक आपका आता है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में 1 नंबर का क्वेश्चन भी बोर्ड परीक्षाओं में आता रहता है, इलेक्ट्रॉन बोल्ट। इसको समझने में कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अगले टॉपिक पर हम लोग बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन बोल्ट 10th में भी पूछता है और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर बोर्ड की परीक्षाओं में अक्सर एक इलेक्ट्रॉन बोल्ट की परिभाषा पॉपुलर प्रश्न है, ये आता ही रहता है। अगला टॉपिक आपका है इलेक्ट्रॉन बोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन बोल्ट की परिभाषा आप कैसे करेंगे? तो आप एक इलेक्ट्रॉन बोल्ट की परिभाषा ऐसे करेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन को एक वोल्ट विभवांतर में प्रवाहित करने पर व्यय ऊर्जा का मान 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इसको हम क्या लिखते हैं? 1 EV 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन। अब देखो जैसे आपने क्या लिखा था कि W बराबर V इंटू Q, तो हम पहले एक वोल्ट लिख दें, V का मान 1 वोल्ट और गुणे 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश, 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश, ये बराबर हो गया 1 गुणे 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश होता 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, बराबर क्या हो गया 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। यानी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या हो गया कि 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। यानी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये बराबर हो गया 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। 1 नंबर का क्वेश्चन खूब पॉपुलर क्वेश्चन है, आता रहता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान जूल में लिखिए। ये यूपी बोर्ड क्लास 12th में बहुत क्वेश्चन ये पूछा जाता है, हाई स्कूल में भी चूंकि है,
लेकिन उतना पॉपुलर क्वेश्चन नहीं, फिर भी पूछा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर में त्वरित करने के लिए जो ऊर्जा व्यय होती है, प्रवाहित करना या त्वरित करना दोनों एक ही बात है। तो एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर में प्रवाहित करने या त्वरित करने में जो ऊर्जा व्यय होती है उसका मान 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इसे शॉर्ट में EV लिखते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1 वोल्ट विभवांतर या इंटू 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश, 1 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 यानी 1.6 इंटू 10⁻19 जूल, यानी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। ओके, अगला टॉपिक आपका आता है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। ये है सिलेबस में। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव है, उसका दैनिक जीवन में अनुप्रयोग जो है वो सिलेबस से हटाया गया। फिर भी हम आपको शार्ट में सारी चीज़ें बताते चल रहे हैं कि कोई भी टॉपिक बाय द वे इन केस कुछ पूछ लेता है आगे पीछे, तो आपका ये ना हो कि ये चीज़ पढ़ाई ही नहीं गई है। चीज़ें सारी बता दी जा रही हैं, बस इतना बताते हुए बताई जा रही हैं कि ये चीज़ सिलेबस से हटाया गया है। तो अगला टॉपिक आपका बन रहा है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। नेक्स्ट टॉपिक आपका है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव या तापीय प्रभाव। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव या तापीय प्रभाव। तो विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या होता है, इसके बारे में आपको जानना है। देखिए, आपको पता है कि जब सामान्य बल्ब हुआ करता था, वैद्युत बल्ब, तो उसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित होती थी तो प्रकाश के साथ साथ वो बल्ब गर्म हो जाया करता था, यानी कि ऊष्मा उत्पन्न होती थी। या आप कभी कभी देखते हैं कि किसी जगह पे अगर आपने तार का ज्वाइंट लगा रखा है तो उस ज्वाइंट पे लगा हुआ टेप कुछ दिन के बाद गल जाता है, प्लास्टिक जो होती है वो गल जाती है। क्यों गल जाती है? क्योंकि वहाँ ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो जब किसी परिपथ में विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है तो आपने जाना कि आवेश को प्रवाहित करने के लिए ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है, W बराबर VQ। अब जो ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है, यह व्यय ऊर्जा ऊष्मा के रूप में उस परिपथ में परिलक्षित होती है। यही विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव है। तो हम बताएंगे कि जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो तार गर्म हो जाता है, इसे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। तो इस पे लिखेंगे आप कि जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह तार गर्म हो जाता है, इसे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। अब आप कहेंगे कि तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तार गर्म क्यों हो जाता है? तो जब किसी भी आवेश को किसी परिपथ में प्रवाहित किया जाता है तो आवेश को प्रवाहित करने के लिए ऊर्जा व्यय की जाती है। W बराबर एक कार्य करना पड़ता है, W बराबर VQ, ऊर्जा व्यय की जाती है। यही जो व्यय ऊर्जा होती है वही तार में ताप के रूप में, हीट के रूप में
परिलक्षित होती है, इसे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। अब जो विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव है वह होता क्यों है? वह होता इसलिए है कि जब कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन चलता है किसी तार के अंदर, तो जो उसमें बद्ध नाभिक हैं उन नाभिकों से बार बार टकराता रहता है और उन नाभिकों से बार बार टकरा करके इधर उधर प्रकीर्णित होता रहता है। तो इस टक्कर के कारण जो होता है वह चालक में ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है और यही उत्पन्न ऊष्मा विद्युत धारा के ऊष्मीय परिभाव के रूप में परिलक्षित होती है। तो अब अपना टॉपिक है कि चालक में उत्पन्न ऊष्मा की माप क्या है, कि किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा की माप। यहीं नीचे लिख लेते हैं अभी, किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा की माप, ऊष्मा की माप। ध्यान दीजिए, हमको क्या करना है, कोई जो चालक तार है जिसमें से होकर के आवेश प्रवाहित हो रहे हैं उसमें ऊष्मा कितनी उत्पन्न हो रही, इसी का मेजरमेंट करना है, मापन करना है। आपको क्लास 9th में पढ़ाया गया था कि जो भौतिक विज्ञान है, केल्विन ने कहा था कि भौतिक विज्ञान वास्तव में मापन का विज्ञान है। वह करता क्या है, वह सारी चीज़ों को मापता रहता है। तो भौतिक विज्ञान मापन का विज्ञान होने के नाते यह किसी चालक तार में जो ऊष्मा उत्पन्न हो रही है उसके मापन की बात कर रहा है कि उसकी मापन हम कैसे कर सकते हैं। तो हम कह रहे हैं कि यदि किसी चालक तार का प्रतिरोध कैपिटल R ओम है तथा सिरों के बीच विभवांतर V वोल्ट है, इसमें I एम्पीयर धारा t सेकंड तक प्रवाहित हो रही है, तो t सेकंड में व्यय कुल ऊर्जा, तो हम क्या कह रहे हैं कि यदि किसी चालक का प्रतिरोध कैपिटल R ओम है, चालक का प्रतिरोध कैपिटल R ओम है, कैपिटल R ओम है, तथा चालक के सिरों के बीच विभवांतर कैपिटल V वोल्ट है, चालक के सिरों के बीच विभवांतर कैपिटल V वोल्ट है, कैपिटल V वोल्ट है। इसमें I एम्पीयर की धारा स्मॉल t सेकंड तक प्रवाहित होती है, यानी इस चालक में I एम्पीयर की धारा स्मॉल t सेकंड तक प्रवाहित होती है, तो t सेकंड में चालक में व्यय ऊर्जा, तो t सेकंड में चालक में व्यय ऊर्जा W बराबर क्या हो जाएगा, W बराबर हो जाएगा VIT जूल, यानी कि जो ऊर्जा व्यय हो रही है वह VIT जूल व्यय हो रही है। यह ऊर्जा ऊष्मा के रूप में उत्पन्न हो जाती है, ऊष्मा माप कैलोरी में की जाती है। तो हम क्या करेंगे कि यही जो ऊर्जा व्यय हुई, यही ऊर्जा चालक तार में ऊष्मा के रूप में उत्पन्न हो जाएगी। तो क्या कहेंगे कि यही व्यय ऊर्जा
यही व्यय ऊर्जा चालक तार में ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होती है परंतु ऊष्मा का माप कैलोरी में होता है। तो जब ऊष्मा की माप कैलोरी में होती है तो क्या होगा कि एक कैलोरी ये बराबर होता है 4.2 जूल। वैसे वो 4.18 होता है, लेकिन सामान्य व्यवहार में इसको हम 4.2 जूल ले लेते हैं। तो 1 जूल बराबर क्या हो जाएगा? 1 जूल बराबर 1/4.2 कैलोरी। यही आपको ध्यान रखने की चीज़ है कि 1 जूल बराबर 1/4.2 कैलोरी अगर आपको याद रहा तो आप विद्युत धारा के उसमें प्रभाव के सारे सवाल लगा सकते हैं। तो देखो, अभी आपने देखा था कि जब विद्युत धारा बह रही थी तो W ऊर्जा व्यय हो रही थी, जिसको हमने लिखा कि W बराबर VIT जूल। तो इसको अगर हम H निकालें तो H बराबर हो जाएगा W/4.2 कैलोरी। अब ये जूल में था, यहाँ जूल में था, 4.2 का भाग दे दिया, कैलोरी हो गया। या यही हो गया H बराबर क्या हो जाएगा? VIT/4.2 कैलोरी। आपका पहला सूत्र आ गया कि H बराबर VIT/4.2 कैलोरी ऊष्मा। अब जो आपने सारे के सारे सवाल लगा रखे हैं इसके पहले कि ऊष्मा के विभिन्न रूपों, विद्युत धारा जो व्यय ऊर्जा है उसका विभिन्न रूप आपने लिख रखा है, उन सारे रूपों में क्या करें, अगर 4.2 का भाग दे दें तो वो आपके स्वरूप नए आ जाएंगे। ऐसे ही आपका दूसरा सूत्र हो जाएगा कि H बराबर आपने सूत्र लिख रखा है कि V²T/R। तो क्या हो जाएगा? V²T/4.2 कैलोरी। इसी प्रकार से H बराबर I²RT। तो क्या हो जाएगा? I²RT/4.2 कैलोरी। यानी कि ये सूत्र जितने भी आपके W वाले थे, उन्हीं W वाले सूत्रों में अगर हमने 4.2 का भाग दे दिया तो वो जो जूल में था वह कैलोरी में बदल गया और यही परिपथ में उत्पन्न ऊष्मा का स्वरूप हो गया। यानी कि अगर इनको हम एक साथ देखना चाहें तो वही जैसे आपने कर रखा था कि H बराबर VIT/4.2 बराबर V²T/R 4.2R और बराबर I²RT/4.2। यानी कि इनको अगर आप एक साथ याद रखना चाह रहे हैं तो ऐसे हो जाएगा। कैसे हो जाएगा कि H बराबर पहला VIT/4.2 बराबर V²T/4.2R बराबर I²RT/4.2। ये सब के सब क्या हो जाएंगे? कैलोरी। ये चीज़ें हो गई। अब जो ये सूत्र हैं, इन सूत्रों से कुछ चीज़ों की व्याख्या की जाती है कि इन सूत्रों से क्या स्पष्ट होता है। पहली चीज़ स्पष्ट होती है कि वैद्युत धारा का वर्ग जो होता है वह चालक में उत्पन्न ऊष्मा के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि H = I²।
फिर क्या कह रहे हैं, यदि R और T ये दोनों स्थिर हों, कि रेजिस्टेंस स्थिर हो और समय स्थिर हो, तो H इज प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर। फिर कह रहे हैं प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होता है, यह प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होगा यदि I और T स्थिर हों, ये दोनों स्थिर हों तो ये R के अनुक्रमानुपाती हो जाएगा। और समय T के अनुक्रमानुपाती होता है अगर I और R स्थिर हों, तो समय T के अनुक्रमानुपाती होता है अगर I स्थिर हो R स्थिर हो, तो ये समय T के अनुक्रमानुपाती होता है। यहाँ तक की बात आपका हो गई। अब अगला टॉपिक आपका है वैद्युत सामर्थ्य अथवा वैद्युत शक्ति। तो वैद्युत सामर्थ्य अथवा वैद्युत शक्ति की चर्चा आपको अगले चैप्टर में, अगले क्लास में की जाती है। तो आपको पेपर के बारे में बता दिया गया है, आपको विद्युत ऊर्जा के ऊष्मीय प्रभाव के बारे में बता दिया गया, आपको वैद्युत ऊर्जा के वैद्युत ऊर्जा व्यय ऊर्जा कितना कार्य करती है वो आपको बता दिया गया। तो ऊष्मीय प्रभाव के बाद आपको वैद्युत सामर्थ्य या शक्ति के बारे में चर्चा करनी है, जो अगले बेल में हमारी आपकी मुलाकात पर होगी। तो तब तक के लिए धन्यवाद। पेपर की तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।